तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के गया था होमवर्क की कि निर्वात में अगर कोई वस्तु गति करती, निर्वात में अगर हम लोग चले गए, मान लो यहाँ से हम लोग अंतरिक्ष में चले गए, तो क्या हम लोग एक दूसरे से बात कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका क्वेश्चन, इसका जो आंसर है आपको मिल गया होगा। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। अगर हम लोग अंतरिक्ष में चले गए हैं तो क्या हम लोग को एक दूसरे की ध्वनि सुनाई देगी, तो उसका आंसर है नो। अंतरिक्ष में अगर चले गए हैं तो वहाँ पे हमको एक दूसरे की ध्वनि सुनाई नहीं देगी, क्योंकि अंतरिक्ष में क्या होता है, निर्वात होता है। निर्वात का मतलब क्या होता है, माध्यम न होना। ठीक है, माध्यम का न होना। तो माध्यम का ना होना क्या कहलाता है, निर्वात। और अंतरिक्ष में क्या होती है, यही कंडीशन उत्पन्न होती है कि वहाँ पे कोई भी माध्यम उत्पन्न नहीं होती। अगर वहाँ पे कोई भी माध्यम उत्पन्न नहीं है या कोई भी माध्यम है ही नहीं, तो वहाँ पे क्या ध्वनि संचरित होगी क्या, तो ध्वनि संचरित नहीं होगी। क्या होगा, ध्वनि संचरित नहीं होगा, तो संचरित नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका क्वेश्चन, इसका जो सॉल्यूशन है, इसका जो सटीक आंसर है आपने दिया होगा। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तरंगों के प्रकार के। अब इसके बाद जैसे हम लोग तरंगों के प्रकार की बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसको हम लोग को डिस्कस करना चाहिए, और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तरंगों के प्रकार की। तो यहाँ पे मैं टॉपिक ले लेता हूँ, तरंगों के प्रकार। तो तरंगों के अगर प्रकार की बात करें तो तरंगें दो प्रकार की होती है। एक होती है आप लोग की अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, और दूसरा जो होता है आप लोग का अनुप्रस्थ तरंग। कौन सा होता है, अनुप्रस्थ तरंग। तो दो टाइप के तरंग आपको मिलते हैं, या आप जानते होंगे, या आपको जानना चाहिए कि तरंग कितने प्रकार की होती है। तरंग दो प्रकार की होती है, एक तो होती है अनुदैर्ध्य तरंग, और दूसरा होता है अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, अनुदैर्ध्य, अच्छा यहाँ पे हम लोग ये जो अनुदैर्ध्य तरंग है, ये अनुप्रस्थ तरंग है, इसको हम लोग किसके बोले हैं, ये बोले हैं किस दृष्टिकोण पर, यहाँ पे है माध्यम के कणों के संचरण के आधार पर। तो माध्यम के कणों के संचरण के आधार पर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, या माध्यम के कणों के विस्थापन के बारे में आधार पर बात कर सकते हैं। यहाँ पे कणों के विस्थापन के आधार पर यहाँ पे हमने बताया कि तरंग कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अनुदैर्ध्य तरंग की, तो अनुदैर्ध्य तरंग जो होती है ये किसके बराबर होती है, यांत्रिक तरंग जैसी ही होती है। यांत्रिक तरंगों को ही हम लोग अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। जैसे यांत्रिक तरंग में यहाँ पे बात करें ध्वनि तरंगों की, तो ध्वनि तरंग क्या है, यांत्रिक तरंग है। तो अगर हम लोग बात करें अनुदैर्ध्य तरंग की, तो अनुदैर्ध्य तरंग का एग्जाम्पल जो होता है वो होता है तरंग, ध्वनि तरंग। कौन सा तरंग, ध्वनि तरंग। तो ध्वनि तरंग में क्या होती है, यहाँ पे जो माध्यम के कण होती है, तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश ही यहाँ पे होती है माध्यम के कणों का विस्थापन। जैसे कि मान लो यहाँ पे है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था सौरित्र, और इसको हम लोग यहाँ से एक पाइप से जब इसको गुजारा था, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, कुछ भाग में संपीड़न हो रहा था, उसके भाग में कुछ भाग में विरलन, फिर कुछ भाग में यहाँ पे संपीड़न मिला, फिर कुछ भाग में क्या मिला, विरलन मिला, और कुछ भाग में फिर क्या मिला, संपीड़न मिला। ठीक है, अब संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन, इस तरह से क्या होती है, माध्यम के कण क्या होती है, माध्यम कणों का विस्थापन होता है। तो माध्यम के कण यहाँ पे क्या हो रही है, तरंग संचरण की दिशा ये है, लेफ्ट टू राइट है यहाँ पे, तो लेफ्ट टू राइट अगर यहाँ पे तरंग संचरण की दिशा है, तो माध्यम के कणों के जो विस्थापन है वो भी क्या है, लेफ्ट टू राइट ही है। मतलब यहाँ पे जो माध्यम कण है ये अपने साइड वाले कणों को क्या किया, कंपन उत्पन्न किया, फिर साइड वाले कण उससे साइड वाले कण को। तो इस तरह से यहाँ पे जो माध्यम कण है उसका विस्थापन क्या है, तरंग संचरण की दिशा में है। इसी को बोलते हैं हम लोग अनुदैर्ध्य तरंग। क्या बोलते हैं इसमें, अनुदैर्ध्य तरंग। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना जिसको मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्या यहाँ पे कण जो है गति करेगी, क्या नहीं, कण अपने स्थान पर रहती है। कहाँ पर रहती है, अपने स्थान पर रहती है, कण जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित नहीं होती। ये कण क्या करती है, अपने साइड वाले कण को कंपन उत्पन्न करती है, या ऊर्जा को अपने साइड वाले कण को देती है। तो इस तरह से ऊर्जा, एक ध्वनि ऊर्जा जो होती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक संतरित होती है। क्या होती है, संचरित होती है। अच्छा, यहाँ पे अगर इसको तरंग रूप में लिखें, देखो ये वाला भाग संपीड़न है, ठीक है, यहाँ पे ये वाला भाग क्या है, संपीड़न है। उसके बाद वाला भाग क्या है, विरलन, फिर क्या हुआ, संपीड़न, फिर विरलन, फिर क्या हुआ, संपीड़न। तो अगर मैं यहाँ पे तरंग संचरण के रूप, तरंग ध्वनि तरंगों को तरंग के रूप में लिखूं, ठीक है, तरंग के रूप में मतलब यहाँ पे क्या होगा, श्रृंग बनेगा, फिर गर्त बनेगा, फिर श्रृंग बनेगा, फिर गर्त बनेगा, फिर श्रृंग बनेगा, ऐसे इस टाइप का कुछ बनता है, तो इसको बोलते हैं तरंग रूप। ठीक है, तो ध्वनि तरंगों को यहाँ पे दर्शाएं, तो ये जो भाग रहता है तरंग का, इसको बोलते हैं संपीड़न। क्या बोलते हैं इसको,
संपीड़न। तो ऊपर वाला जो दिख रहा होगा ना आपको ऐसे उभार, ये संपीड़न होगा, और नीचे वाला जो उभार होगा इसको बोलते हैं विरलन। क्या बोलते हैं इसको? विरलन। तो संपीड़न, विरलन, फिर संपीड़न, फिर विरलन, फिर संपीड़न, फिर विरलन। तो इस तरह से क्या होती है, यहाँ पे ध्वनि तरंग गति करती है। ठीक है। और ध्वनि तरंग में ध्यान देना, माध्यम के जो कण होते हैं तरंग संचरण की दिशा में, तरंग संचरण की दिशा क्या है? लेफ्ट टू राइट है। तो माध्यम के कणों का विस्थापन जो रहेगा या संचरण जो रहेगा वो क्या होगा? लेफ्ट टू राइट ही बना रहता है, या ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है। इसको बोलते हैं हम लोग अनुदैर्ध्य तरंग। क्या बोलते हैं इसको? अनुदैर्ध्य तरंग। जैसे ध्वनि में उत्पन्न तरंग क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है। और एक आध एग्जाम्पल लें तो स्प्रिंग में जो तरंग होती है, स्प्रिंग तरंग जो होती है, स्प्रिंग में जो उत्पन्न तरंग होती है वो क्या होती है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है। स्प्रिंग में एक्चुअली होता क्या है कि जैसे मान लो यहाँ पे स्प्रिंग है, अब ये स्प्रिंग है, इसको हम लोग ये अभी साम्य स्थिति में, ठीक है। अब साम्य स्थिति में उसके बाद इसको हम लोगों ने क्या किया? फैला दिया, ऐसे फैलाया और उसके बाद छोड़ दिया। तो फैलाने के बाद जैसे हम लोग ने इसको छोड़ा तो क्या होता है, यहाँ पे कुछ भाग क्या होती है? संपीड़ित हो जाती है, कुछ भाग ऐसे विरलित होती है, फिर कुछ भाग क्या होती है? संपीड़ित होती है, फिर कुछ भाग क्या होती है? यहाँ पे विरलित होती है। समझ आ रहा है? तो देखो ये वाला भाग क्या है? संपीड़न हो रहा है यहाँ पे, तो ये ऐसे बनेगा। फिर उसके बाद ये वाला भाग विरलन हो रहा है तो ये ऐसे बनेगा, फिर संपीड़न, फिर क्या होगा? विरलन बनेगा। ठीक है। तो इस तरह से संपीड़न विरलन बनते जाता है। संपीड़न का मतलब क्या है? यहाँ पे कण संपीड़ित रहेंगे, एकदम पास पास रहेंगे। विरलन में कण क्या है? पास पास नहीं रहेंगे, दूर दूर रहेंगे। फिर संपीड़न में पास पास, फिर विरलन में दूर दूर। तो इस तरह से क्या होते हैं कणों का यहाँ पे क्या होता है? संपीड़न विरलन होता है। और ये किसका प्रकार है? तरंगों का पहला प्रकार अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है। तो अनुदैर्ध्य तरंग में हमेशा ध्यान देना, जो कणों के संचरण की दिशा है वो माध्यम की दिशा, तरंग संचरण की दिशा में ही माध्यम के कणों का विस्थापन होता है। ठीक है। तो माध्यम के कणों का जो विस्थापन होता है वो तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश होती है। माध्यम के कण एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती, वहाँ पे माध्यम कणों का जो कंपन होता है वो तरंग संचरण की दिशा में होती है। तो माध्यम के कणों का कंपन ऐसे बोल सकते हैं, माध्यम के कणों के कंपन के आधार पर, ठीक है, कंपन के आधार पर तो ये ज़्यादा सटीक रहेगा, माध्यम के कणों के कंपन के आधार पर। तो यहाँ पे माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में ही क्या होती? कंपित होती है। ठीक है। तो यहाँ पे संपीड़न विलन इस तरह से यहाँ पे बनता है। तो ये है तरंग संचरण की दिशा। तो माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश से क्या होती है? यहाँ पे कंपित होती है। दूसरा यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अनुप्रस्थ तरंग की। तो अनुप्रस्थ तरंग के बारे में आपको अभी पढ़ना तो नहीं है, ये आपके 12th का पोर्शन है। ठीक है। जब आप लोग साइंस बैकग्राउंड में आ जाओगे तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अनुप्रस्थ तरंग की, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बताता हूँ। जैसे यहाँ पे माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में क्या हो रही है? संचरित हो रही है ना, तो वैसे अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के जो कण होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है। ठीक है। जैसे ये मान लो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश क्या होती है? जैसे इस दिशा से इस दिशा में क्या हो रही है? संचरित हो रही है। ठीक है। संचरित हो रही है तो यहाँ पे माध्यम के जो कण होते हैं वो एक ही स्थान पर रह के ऊपर नीचे क्या करती रहती है? संचरित होते रहती है। ये कुछ इस तरह से ऐसे, ये ऐसा, समझ आए? तो माध्यम के कणों का संचरण क्या होता है? तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है। तो यहाँ पे जैसे मान लो एक कण है तो वो कण क्या होगा? ऊपर नीचे होगा। जैसे देखो पानी में मान लो आप पत्थर मारो, तो पानी में अगर पत्थर मारोगे तो पानी में क्या होगा? विक्षोभ उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे जैसे पत्थर मारे तो ये ऐसा लहर बनते जाता है, ऐसे लहर। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से लहर बनते जाता है, ऐसे पानी में बनते जाता है। तो वहाँ पे अगर लहर बनते जाता है तो क्या पानी का कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है क्या? नहीं। अगर मान लो वहाँ पे पानी में एक थर्माकोल रख दो और विक्षेप उत्पन्न करो तो वो थर्माकोल क्या है? तो ऊपर नीचे ऐसे होते रहती है। वैसे नहीं तक ऊपर ऐसे करके आगे चले जाती है, ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो वहाँ पे क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के जो कण होती हैं वो तरंग संचरण की दिशा के क्या होती है? लंबवत कंपन करती है या विस्थापित होती है। यहाँ पे ऐसे तरंग इस दिशा में संचरित हो रही है, ये ऐसे यहाँ पे क्या हो रही है? विस्थापित हो रही है। जैसे कि एक सिंपल सा अगर ये एग्जांपल लें तो रस्सी, जैसे रस्सी है, अब रस्सी को हम लोग ऐसे हिला देंगे तो क्या होगा? ये कुछ इस तरह से ऐसे होगा, इसमें कंपन ऐसे उत्पन्न होता है। ठीक है। तो क्या ऐसा होता है क्या कि इधर रस्सी का कण है वो इधर चले जाता है या इधर कण इधर से आ जाता है? ऐसा नहीं होता ना। यहाँ पे जो कण होगा ये ऊपर नीचे क्या होते रहेगा? गति करते रहेगा, ऊपर नीचे। तो कभी इसको बोलते हैं श्रृंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रृंग। तो श्रृंग और गर्त के रूप में क्या होता है? यहाँ पे कणों का विस्थापन होता है या कंपन होता है। इसको हम लोग बोलते हैं श्रृंग। ठीक है। क्या बोलते हैं? श्रृंग। और इसको बोलते हैं हम लोग गर्त। क्या बोलते हैं? गर्त। तो देखो श्रृंग एक दिशा में अधिकतम विस्थापन, गर्त दूसरी दिशा में अधिकतम विस्थापन होता है। तो यहाँ पे अधिकतम जो विस्थापन होता है ना, ये वाला भाग, इसी को बोलते हैं हम लोग आयाम। क्या बोलते हैं? आयाम। जैसे संपीड़न में भी हो रहा था तो
एक दिशा में अधिकतम जो विस्थापन होता है, जिसको हम लोग श्रृंग कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगों में, उसको बोलते हैं हम लोग आयाम। क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, मान लो यहाँ पे अगर हम लोग तरंग के रूप में बात करें तो तरंग जैसे यहाँ से ये अर्ध तरंग हुआ, फिर ये क्या हुआ? पूर्ण तरंग हुआ। तो तरंग को जैसे मान लो एक तरंग पूर्ण करने में जितनी दूरी तय करनी पड़ती है, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो गई, इसी को बोलते हैं हम लोग तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य। इसको समझाते किससे हैं? लैम्डा से हम लोग दर्शाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको मतलब अभी बाद में बताऊंगा, अभी थोड़ी देर में, इसके जस्ट बाद। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अनुप्रस्थ तरंगों के एग्जाम्पल की। तो इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा होता है? एक तो होती है प्रकाश तरंगे, ठीक है। प्रकाश तरंगे जो होती है वो क्या होती है? आपके अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अच्छा, विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक उदाहरण है प्रकाश तरंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना, विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं ये भी क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। विद्युत तरंगे भी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, चुंबकीय तरंगे भी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो ये सभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे डोरी में उत्पन्न तरंग, डोरी में उत्पन्न तरंग, तो डोरी में जो उत्पन्न तरंग होता है वो भी क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो इस तरह से यहाँ पे आपने तरंगों के प्रकार देखें, जिसमें दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा होता है अनुदैर्ध्य तरंग। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन, अच्छा थोड़ी सी जो टर्मिनोलॉजी है ना, कि आखिर आयाम किसको कहा जाता है, आवृत्ति किसको कहा जाता है, तरंग दैर्ध्य किसको कहा जाता है, आवर्तकाल किसको कहा जाता है, उसको मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाता हूँ। इसको मैं मिटा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसको आपको समझना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं सबसे पहले तरंग को बताता हूँ। तरंग जैसे कि आप लोग यूज्ड हो गए होंगे कि आखिर तरंग कैसे बनती है। ये ऊपर की ओर जाता है, फिर ऐसे नीचे की ओर, फिर ऐसे ऊपर की ओर, फिर ऐसे नीचे की ओर, फिर ऐसे ऊपर की ओर, ऐसे बनता है। तो ये है हम लोग का तरंग। क्या है ये? तरंग है। तो तरंग, मान लो तरंग का एक चक्र कब पूर्ण होगा? यहाँ पे 0 से कहाँ जाएगा? ये उच्चतम स्थिति बिंदु पे, फिर अपनी साम्य स्थिति में आ जाएगा, फिर निम्नतम बिंदु पे जाएगा, फिर अपनी साम्य स्थिति में आ जाएगा ऐसे। तो इसको बोलते हैं तरंग का एक तरंग पूर्ण होना। क्या बोलते हैं इसको? एक तरंग पूर्ण हो। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इस बिंदु से, जैसे मान लो ये पहली बिंदु है, ये दूसरी बिंदु है, ये क्या है? तीसरी बिंदु है। तो पहली बिंदु से तीसरे बिंदु के बीच की जो दूरी है उसको बोलते हैं हम लोग तरंग दैर्ध्य। क्या बोलते हैं इसको? तरंग दैर्ध्य। या इसको और दूसरे तरीके से बोलें तो दो श्रृंगों के बीच की दूरी, ये जैसे श्रृंग है तो दोनों श्रृंगों के बीच की दूरी भी हम लोग क्या बोलते हैं? तरंग बोलते हैं। या दो गर्तों के बीच की दूरी, जैसे यहाँ से हम लोग लें, ये यहाँ से दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी भी हम लोग क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य। तो आप चाहो तो बिंदु 1 से बिंदु 3 के बीच की जो न्यूनतम दूरी है उसको लो, चाहे इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी लो, या इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी लो। इसको बोलते हैं हम लोग तरंग दैर्ध्य। क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। तो तरंग दैर्ध्य को हम लोग दर्शाते किससे हैं? लैम्डा से दर्शाते हैं। अभी मैं इसका डेफिनेशन लिखवाऊंगा। दूसरा होता है यहाँ पे आयाम। दूसरा क्या होता है? आयाम। तो जैसे कि यहाँ पे आयाम की बात करें तो जो श्रृंग बनता है यहाँ पे ऊपर की ओर अगर जाएंगे तो इसको बोलते हैं हम लोग श्रृंग। क्या बोलते हैं? श्रृंग। और इसी को हम लोग दर्शाते हैं ए से। किसे दर्शाते हैं? ए से। तो यहाँ पे जो ए है ना, इसको बोलते हैं हम लोग आयाम। तो किसी एक दिशा में किसी कण का अधिकतम जो विस्थापन होता है, ठीक है, जैसे पानी का लहर में जो कण होगा वो माध्य स्थिति से एक अधिकतम स्थिति तक ऐसे जाएगा, फिर ऐसे नीचे आएगा। तो उस कण की अधिकतम जो विस्थापन होता है किसी एक दिशा में, उसको हम लोग बोलते हैं आयाम। क्या बोलते हैं इसको? आयाम। अच्छा, यहाँ पे एक शब्द होता है आवृत्ति। आवृत्ति क्या होता है? एक आवर्तकाल होता है, एक आवृत्ति होता है। तो किसी कण को एक तरंग, ठीक है, एक तरंग या लैम्डा दूरी तय करने में जितना समय लगता है, ठीक है, किसी कण को एक तरंग पूर्ण करने में या एक चक्र पूर्ण करने में जितना समय लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्तकाल बोलते हैं। और अगर आवृत्ति की बात करें तो एक सेकंड में तय की गई चक्रों की संख्या या पूर्ण की गई चक्रों की संख्या हम लोग क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं तरंग दैर्ध्य की। तरंग दैर्ध्य की, तो तरंग दैर्ध्य को हम लोग दर्शाते हैं किससे? हैं? लैम्डा से। तो इसका डेफिनेशन अगर लिखें तो दो क्रमागत, यहाँ पे ध्यान देना, क्रमागत शब्द लिखा हूं, दो क्रमागत श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो दो क्रमागत श्रृंगों अथवा दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। दूसरा यहाँ पे पॉइंट जो है वो है आयाम।
ठीक है, कौन सा है? आयाम। तो आयाम आखिर किसको बोलते हैं? तो आयाम क्या होता है? माध्यम के कण का किसी एक दिशा, माध्यम के कण का साम्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, माध्यम के कण का साम्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन जो होती है, माध्यम के कण का साम्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। ठीक है, आयाम कहलाता है। तीसरा, अगर अब हम लोग, अच्छा आयाम को हम लोग किससे दर्शाते हैं? ये होता है स्मॉल ए से हम लोग इसको दर्शाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आवृत्ति, आवर्तकाल की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद आवृत्ति की बात करेंगे। एक होता है आवर्तकाल। तो आवर्तकाल क्या होता है? किसी कण को एक चक्र पूरा करने, किसी कण को एक चक्र पूरा करने में जितना समय लगता है, किसी कण को एक चक्र पूरा करने में जितना समय लगता है उसे क्या बोलते हैं? आवर्तकाल बोलते हैं, या उस समय को हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग आवर्तकाल। चौथा यहाँ पे बात करें पॉइंट की, तो वो है आवृत्ति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आवृत्ति को हम लोग किससे दर्शाते हैं? आवृत्ति को तीन प्रकार से दर्शा सकते हैं, या तो आप लोग एफ से दर्शा सकते हैं, या तो न्यू से, या तो एन से। हम लोग यहाँ पे एन से दर्शाएंगे। तो आवृत्ति क्या होती है? एक सेकंड में चक्करों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। एक सेकंड में पूर्ण चक्रों की संख्या या चक्रों की संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग? आवृत्ति कहते हैं। तो एक सेकंड में आखिर कितने चक्र पूर्ण हो रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस कण की क्या बोलते हैं, या उस वस्तु की या पदार्थ की क्या बोलते हैं हम लोग? आवृत्ति बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ आई कि नहीं यहाँ तक? ठीक है, तो इतना ये चीज़ अगर आपको समझ आएगी तो हम लोग यहाँ पे दो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपके 120 नंबर पेज में 50 हर्ट्ज। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक चीज़ और है, वो क्या है? आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध है। एक चीज़ ध्यान दे देना, ठीक है? आवृत्ति और आवर्तकाल में जो संबंध होती है, तो आवृत्ति जो होती है, आवृत्ति जो होती है आवर्तकाल का विक्रम होता है। ठीक है, आवर्तकाल का उल्टा होता है। तो आवर्तकाल, जैसे मान लो यहाँ पे आवृत्ति n है, तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा? मतलब आवृत्ति कितना हो जाएगा? 1/t के बराबर होगा। ये चीज़ ध्यान रहेगा आपको। तो इतना ध्यान रखना कि आवृत्ति क्या होती है? आवर्तकाल के उल्टा होती है। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 220 नंबर पेज में है। तो क्वेश्चन क्या है कि 50 हर्ट्ज वाले तरंग का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, 50 हर्ट्ज वाले तरंग का आवर्तकाल 50 है कि 500 है? 500 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज वाले तरंग का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, 500 हर्ट्ज वाले तरंग का आवर्तकाल हम लोग को ज्ञात करना है। क्वेश्चन में क्या दिया है हम लोग को? क्वेश्चन में दिया है एन का मान। तो एन का मान कितना दिया है? 500 हर्ट्ज दिया है। हर्ट्ज को हम लोग एच से दर्शाते हैं। ठीक है, तो 500 हर्ट्ज दिए हैं। हम लोग को क्या निकालना है? आवर्तकाल निकालना है। तो आवर्तकाल अगर निकालना है दोस्तों, तो आवर्तकाल को हम लोग किससे दर्शाते हैं? टी से। और ये किसके बराबर होता है? आवर्तकाल और आवृत्ति एक दूसरे के जस्ट उल्टा होता है। तो आवर्तकाल अगर निकालना है तो हम लोग जानते हैं क्या, चूंकि आवृत्ति जो होती है 1/t क्या होता है? आवर्तकाल होता है। आवृत्ति का मान कितना दिया है? 500 हर्ट्ज दिया है, तो हम लोग 1/t निकाल लेंगे। यहाँ पे अगर t का मान निकालना है तो t बराबर कितना हो जाएगा? 1/500 हो जाएगा। तो 0.0, ठीक है, 0.002। तो ये हो जाएगा t का मान, और t का मान कितना आ जाएगा? 0.002 सेकेंड आएगा। ये आपको समझ आया? t का मान कितना आएगा? 0.002 आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग आवृत्ति अगर दी हुई है तो हम लोग आवर्तकाल निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन जो है, जो टॉपिक है ध्वनि तरंगों की चाल, दूसरा जो टॉपिक है, इसके बाद क्या बात करते हैं हम लोग? ध्वनि तरंगों की चाल। ठीक है, तो ध्वनि तरंगों की अगर यहाँ पे चाल की बात करें तो आखिर ध्वनि तरंगों की चाल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं?
ध्वनि तरंगों की चाल। ठीक है, ध्वनि तरंगों की चाल हम लोग को फाइंड आउट करनी है। तो देखो ध्वनि तरंगों की चाल, मान लेते हैं कि यहाँ पे तरंग अगर बनाते हैं, तरंग कुछ इस तरह से ऐसे बनता है, एक ही हम लोग एक चक्र बनाते हैं। ठीक है, एक चक्र बनाते हैं, तो मान लो यहाँ पर ध्वनि तरंग है, एक कण जो है यहाँ से ऐसे गति करना चालू करता है, यहाँ पे आता है। तो अगर मान लो कण यहाँ से यहाँ गति करता है, तो इसका जो तरंग दैर्ध्य होगा वो कितना होगा, लैम्डा होगा। ठीक है, एक चक्र पूर्ण करने में जितनी दूरी वो तय करता है, जितना विस्थापन उसका होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। तो ये हो गया। अच्छा, एक चक्र पूरा करने में जो समय लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टी, आवर्तकाल। क्या बोलते हैं, आवर्तकाल बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग चाल की बात करें, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय। अच्छा, बिंदु 1 से बिंदु 2 तक जाने में कितना उसको विस्थापन होना पड़ा या कितना विस्थापित होना पड़ा, वो कितना होना पड़ा आपको, यहाँ से 1 से 2 तक जाने में लैम्डा विस्थापन हुआ, है ना, उसका विस्थापन कितना हुआ, लैम्डा हुआ। समय कितना लगा, टी। तो यहाँ पे ये होता है ध्वनि तरंगों की चाल। तो ध्वनि तरंगों की चाल v बराबर क्या होता है, लैम्डा बटे टी होता है। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैं आपको ये चीज़ बताया था क्या, कि 1 बटे टी का मान, मतलब n का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, 1 बटे टी के बराबर। तो यहाँ से हम लोग v का मान निकाल सकते हैं। तो v का मान एक और होता है n, और गुणा क्या हो जाएगा, लैम्डा। तो ये एक दूसरा सूत्र मिल गया। लैम्डा तो रहेगा यहाँ पे 1 बटा जो टी है, तो 1 बटे टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। तो v बराबर कितना हो जाएगा, n लैम्डा हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ आया। अच्छा, अगर ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन जैसे करेंगे ना, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। किसी गैस माध्यम से स्रोत द्वारा, यहाँ पे मैं इसको बता रहा हूँ, किसी गैस माध्यम से स्रोत द्वारा, गैस माध्यम से स्रोत द्वारा 40,000 संपीड़न एवं 40,000 विरलन, 40,000 संपीड़न एवं 40,000 विरलन प्रति सेकंड निर्मित होती है, यदि पहला संपीड़न स्रोत से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, यदि पहला संपीड़न स्रोत से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, तो तरंग का वेग ज्ञात कीजिए। तरंग का वेग ज्ञात कीजिए, ये हम लोग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेता हूँ। यहाँ पे 4,000 की 40,000, तो ठीक है, यहाँ पे ये तो है 40,000 है, और यहाँ पे है ठीक। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन तो पूरा दिया है, यही चीज़ है, ये सेंटीमीटर भी दिया है, और ये 40,000 संपीड़न और 40,000 विलन हो रहा है। मतलब यहाँ पे देखो 1 सेकंड में आखिर कितने, देखो अगर मान लो बात करें कि 1 सेकंड में 1 संपीड़न और 1 विलन हो रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे इसकी आवृत्ति कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर मान लो यही 1 सेकंड में 1 संपीड़न 1 विलन, फिर 1 संपीड़न 1 विलन करेगा, तो यहाँ पे कितना हुआ, 2 संपीड़न हुआ और 2 विलन हुआ, तो इसकी आवृत्ति कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हर्ट्ज। इसकी आवृत्ति कितनी हो जाएगी, 1 हर्ट्ज। इसकी आवृत्ति कितनी हो जाएगी, 2 हर्ट्ज हो जाएगा। हर्ट्ज उसका मात्रक होता है। वैसे अगर यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ये दिया है कि 1 सेकंड में 40,000 संपीड़न होता है और 40,000 क्या होते हैं, विरलन होता है। तो 40,000 अगर संपीड़न हो रहे हैं और 40,000 विरलन हो रहे हैं, तो यहाँ पे आवृत्ति कितना हो जाएगा, 40,000 हर्ट्ज हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हम लोग को दिया है आवृत्ति। आवृत्ति का जो मान है, एन का मान, वो दिया है हम लोग को 40,000। कितना दिया है, 40,000 हर्ट्ज। एकदम सिंपल सा। यदि पहला संपीड़न स्रोत से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, मतलब यहाँ पे जैसे 1 संपीड़न बन चुका है, ठीक है, उसके बाद पहला जो संपीड़न है वो स्रोत से कितना हो, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, तो यहाँ पे क्या दिया हम लोग को, तरंग दैर्ध्य का मान दे दिया है। किसका मान दे दिया है, तरंग दैर्ध्य
का मान दिया और तरंग दैर्ध्य को हम लोग किससे दर्शाते हैं, लैम्डा से। तो ये 1 सेंटीमीटर है, ये SI मात्रक है, तो इसको भी SI मात्रक में चेंज करते हैं सेंटीमीटर को। तो सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग दे दो तो कितना हो जाएगा, 10⁻² मीटर हो जाएगा। या इसको रहने दो 1/100 मीटर ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब हम लोग को क्या करना है, तरंग का वेग ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है हम लोग को, ज्ञात करना है तरंग का वेग। तो तरंग का वेग हम लोग ज्ञात करना है v, और v का मान किसके बराबर होता है, λ/t के बराबर होता है, या ये किसके बराबर होता है, लैम्डा इंटू n, तो या n लैम्डा के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग v का मान निकाल सकते हैं n लैम्डा के रूप में। तो n का मान कितना है, 40,000 और लैम्डा का मान कितना है, 1/100। तो यहाँ पे 2 शून्य और 2 शून्य कटेगा, कितना बचेगा, 400। तो 400 मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा, ध्वनि का वेग हो जाएगा, या जो तरंग है उसका वेग हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 400 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ आए। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपको करा दिए गए हैं। अब इसके बाद जैसे हम लोग बात करें कि श्रव्यता की, ठीक है, श्रव्यता आखिर कितने प्रकार की होती है, या श्रव्यता जो परास होती है आखिर हम लोग किसको बोलते हैं। तो जब शुरू में ही इसको बताया था कि हम लोग कुछ ध्वनियों को सुन पाते हैं और कुछ एक ध्वनियों को नहीं सुन पाते हैं। तो जिन ध्वनियों को हम लोग सुन पाते हैं उसको बोलते हैं श्रव्य ध्वनियाँ या श्रव्य ध्वनि तरंगे, और जिन ध्वनियों को हम लोग सुन नहीं पाते हैं उसको बोलते हैं पराश्रव्य या अपश्रव्य ध्वनि तरंगे। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं श्रव्यता परास की। श्रव्यता परास, तो श्रव्यता परास की अगर बात करें तो देखो श्रव्यता परास मतलब अगर ध्वनि तरंगों के प्रकार की बात करें तो देखो ये श्रव्यता परास की अगर बात करें तो एक होता है आप लोग का श्रव्य तरंगे, दूसरा होता है अवश्रव्य तरंगे, ठीक है, और तीसरा जो होता है आप लोग का पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे, तो 3 टाइप का यहाँ पे तरंग आपको देखने के मिलेगा। एक तो होता है श्रव्य तरंगे, दूसरा होता है अपश्रव्य तरंगे, तीसरा होता है पराश्रव्य तरंगे। अब इन तीनों के बारे में यहाँ पे हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग श्रव्य तरंगों की। तो श्रव्य तरंगों की अगर यहाँ पे आवृत्ति परास की बात करें, शायद आपको दिख नहीं रही, यहाँ पे लिखता हूँ आवृत्ति परास। तो श्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति परास होती है वो कितना होता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। कितना होता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की होती है। मतलब अगर किसी ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच में होगा तभी हम लोग उन चीज़ों को सुन पाते हैं। अच्छा, यहाँ पे इस 20,000 से अगर कम हुई तो 20,000 से अगर कोई कम हर्ट्ज की आवृत्ति है तो उसको नहीं सुन पाते हैं। जनरली एक सामान्य व्यक्ति की बात करते हैं जिनको सुनाई देता है। अच्छा, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की आवृत्ति को इसको भी हम लोग सुन नहीं पाते। लेकिन जो बच्चे होते हैं ना 0 से 5 साल के, है ना, 0 से 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं ये 25,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को भी क्या कर पाते हैं, सुन पाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, 25,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को भी क्या कर पाते हैं, सुन पाते हैं। इसीलिए क्या होता है कि कई बार ऐसे नहीं बोलते कि बच्चे को किसी चीज़ को सुन के वो डर जाते हैं या देख के डर जाते हैं। ऐसा लोगों को अनुभव होता है और उनको बोलते हैं कि ये पुनर्जन्म की बातें हैं, उनको पुनर्जन्म में कुछ चीज़ें याद आ रही हैं ऐसे। तो ये सब चीज़ें नहीं होती। एक्चुअल में क्या होती है, 0 से जब 5 साल के बच्चे होते हैं ना उनको कई सारी ऐसी ध्वनियाँ भी सुनाई देती हैं जिसको हम लोग नॉर्मल इंसान जो बड़े हो जाते हैं, ठीक है, अब बच्चे क्या हैं, बच्चे तो बहुत छोटे रहते हैं, उनको सब चीज़ों का पता नहीं आता। तो बच्चे हम लोग जब बड़े हो जाते हैं ना तो उन सब चीज़ें हमको सुनाई देती है, लेकिन बच्चों को वो सुनाई देती हैं। अगर बच्चों को वो सुनाई देती हैं तो वो क्या होते हैं, उन चीज़ों से डर जाते हैं। जैसे कि चमगादड़ है, सॉरी डॉल्फिन है या चमगादड़ है। तो चमगादड़ या डॉल्फिन जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति की तरंगे उत्पन्न करती है, ध्वनि तरंगे। तो वो बच्चे क्या सुन के डर जाते हैं। तो ऐसा कुछ होता है और बच्चे इन्हीं सब चीज़ों के कारण डरते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग श्रव्य तरंगे। तो जितनी भी ध्वनि हम लोग सुन पाते हैं ना वो सभी श्रव्य तरंगों के अंतर्गत आती है। अश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे होती हैं जिसकी जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति जो होती है 20 हर्ट्ज से क्या होती है, कम होती है। किससे कम होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो भूकंप तरंगे हैं, और रासायनिक जो समीकरण होते हैं तो रासायनिक समीकरण या नाभिकी जो विकिरणों की जो तरंग होती है वो भी आती हैं, अश्रव्य तरंगे होती हैं। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल अगर बात करूँ तो भूकंप
तरंगे जो होती हैं ये होती हैं आपकी 20 हर्ट्ज से भी कम होती है। अच्छा, 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति जानवरों को सुनाई देती है, मतलब जो गाय है, बैल है, भैंस है ना, ये सब जो जानवर होते हैं जैसे कुत्ते हैं, बिल्ली है, तो इन सभी को ये जो अवश्रव्य तरंगे होती है, अवश्रव्य तरंगे, ये सभी तरंगे उनको सुनाई देती है। अच्छा, यहाँ पे इसके बाद बात करते हैं पराश्रव्य तरंगों की। तो पराश्रव्य तरंगे वे तरंगे होती हैं जिसकी आवृत्ति जो होती है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। किससे ज़्यादा होती है? 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। जैसे अगर इसका एग्जांपल अगर आपको दूँ तो चमगादड़ में उत्पन्न चमगादड़ के कारण तरंगे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा रुकिए। तो यहाँ पे अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो चमगादड़ की जो ध्वनि होती है, चमगादड़ें जो ध्वनि उत्पन्न करती हैं वो कौन सी ध्वनि होती है? पराश्रव्य ध्वनि होती है। और अगर हम लोग बात करें तो एक तो होती है डॉल्फिन। डॉल्फिन तो समझते हो, डॉल्फिन मछली है, तो डॉल्फिन भी क्या होती है यहाँ पे पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करती है। तो चमगादड़ है, चमगादड़ों की जो ध्वनि है क्या होती है? ये पराश्रव्य ध्वनि तरंगे होती है। डॉल्फिन की जो तरंगे होती है, मतलब डॉल्फिन जो आवाज़ निकलती है वो क्या होती है? पराश्रव्य तरंगे होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होती है यहाँ पे इन ध्वनि को हम लोग सुन नहीं पाते हैं, तो हम लोग को ऐसा लगता है कि चमगादड़ कभी बोलते ही नहीं होंगे, हाथी कभी बोलते ही नहीं होंगे, हाथियों की जो ध्वनि तरंगे होती है वो भी हमको सुनाई नहीं देती है। ठीक है, अब इसके बाद ये चैप्टर यहाँ पे खत्म करती है। इसके बाद जो चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे पराध्वनि तरंगों के बारे में। ठीक है, पराध्वनि तरंगों के बारे में पढ़ते हैं।